आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। थोड़ा सा आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करवाना चाहूंगी। आप लोगों ने स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे। स्कूल ऑफ थॉट्स में जो बिहेवियरिज्म का स्कूल ऑफ थॉट था वो बेसिकली लर्निंग बेस्ड था। बिहेवियरिस्ट्स का सारा काम लर्निंग पे था। और थोड़ा सा अगर और आपको की पॉइंट्स बताती जाऊं बिहेवियरिज्म के, इससे पहले कि हम डेफिनेशन पे आए लर्निंग की। बिहेवियरिस्ट्स का जो फोकस था वो ये था कि ह्यूमन बिहेवियर को एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रही। बेसिकली पर्सनैलिटी शेपिंग में या ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में बिहेवियरिस्ट्स का ये ख्याल था जो वाहिद एक फैक्टर है वो एनवायरनमेंट है। ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल मशीन की तरह से हैं और एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस मिलता है ह्यूमन बीइंग्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बेसिकली बिहेवियरिस्ट्स का ख्याल था। अब जब आप एक तो कॉन्सेप्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, इसके अलावा बिहेवियरिस्ट्स का एक और ये ख्याल था एस आर एसोसिएशन पे वो फोकस कर रहे थे। एस आर एसोसिएशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। इसका मतलब क्या था एस आर एसोसिएशन का? कि एनवायरनमेंट से आपको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस कोई भी एनवायरनमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी सेंसेस रिसीव करती है। कोई साउंड हो सकता है, कोई आवाज, कोई लाइट हो सकती है, टच की फॉर्म में हो सकता है, किसी अडोर की फॉर्म में हो सकता है, कोई स्मेल आपने महसूस की है, कोई टेस्ट की फॉर्म में हो सकता है। आपकी सारी सेंसेस कोई भी इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से रिसीव करती हैं वो बेसिकली स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस आपको एनवायरनमेंट की तरफ से मिलता है, आप उस पर रिस्पॉन्स शो करते हो। रिस्पॉन्स कैसे शो करते हो? अगर इस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप क्या करोगे? उसके रिस्पॉन्स पे मुझे आंसर करोगे। आपने क्वेश्चन सुना, आपने क्वेश्चन को कंप्रीहेंड किया एंड उसके जवाब में आपने मुझे कुछ रिस्पॉन्स दिया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। इसी तरह से बिहेवियरिस्ट्स का ये भी ख्याल था कि हर चीज सिंपल से कम्प्लेक्स की साइड पे मूव करती। सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल से कम्प्लेक्स की साइड पे मूव करती है। इसीलिए जो बिहेवियरिस्ट्स का सारा काम था वो एनिमल्स पे था। उनका ये ख्याल था कि एनिमल्स से स्टार्ट किया जाए, एनिमल्स के बाद ये ह्यूमंस पे इजीली अप्लाई किया जा सकेगा। जो चीज आप एनिमल्स में इस्टेब्लिश करेंगे उस चीज को आप आगे जाके आराम से ह्यूमंस में अप्लाई कर सकेंगे। यानी आप ये कह लो इंफ्रा ह्यूमंस से स्टार्ट करें और ह्यूमंस की साइड पे मूव करने की जरूरत है। इसलिए आप ये देखते हैं कि बिहेवियरिस्ट्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं वो सारे एनिमल्स पे कंडक्ट किए गए। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स कवर किए हैं बिहेवियरिज्म के लिहाज से। रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन पर्सनैलिटी शेपिंग, देन एसआर एसोसिएशन, स्टिमुलस मिलेगा एनवायरनमेंट की तरफ से, देन आप रिस्पॉन्स शो करोगे। और हर चीज का सिंपल से कम्प्लेक्स पैटर्न में मूव करना। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए वो एनिमल्स में किए गए। एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद वहां से जो इंफॉर्मेशन आई वो लेटर ऑन ह्यूमंस पे अप्लाई कर दी गई। अब जब आप आते हो, ये तो हो गया बिहेवियरिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब आप आओ जरा लर्निंग के साइड पे। आप ये देखोगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं 3 चीजों के गिर्द घूमेंगे जो कि मैंने आपको बताया। अब जब आप लर्निंग की बात करते हो आपके माइंड में क्या आता है? ये एक बुकिश डेफिनेशन की साइड पे तो हम बाद में आते ही हैं। आपके माइंड में ये आता है कि आप जो रीड करते हो शायद वो लर्निंग है, आपने बुक पढ़ ली, शायद आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है, वो लर्निंग है। हम लर्निंग को इसी तरह से लेते हैं। या आपने कोई स्किल सीख ली, पियानो बजाना सीख लिया, ड्राइविंग सीख ली, ये लर्निंग है, हमें ये भी लगता है। इसी तरह से आप ये देखो कि कुछ चेंजेस मैच्योर होने के साथ आती चली जाती हैं। आप कुछ टाइम के बाद आप जब बड़े होते जाते हैं आपको पता होता है बहुत सर्दी लग रही है, हीटर ऑन करना है, गर्मी लगती है, आप फैन ऑन कर लेते हो, भूख लगती है, किचन में चले जाते हो कि यहाँ से आपको कुछ खाने की कोई चीज मिल जाएगी। आपको पता होता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है तो पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। ये बेसिकली जब आप आम लोगों से पूछते हो लर्निंग क्या है, तो लर्निंग तो ये भी है कि इस चीज को लर्न कर जाना कि जब जब मुझे भूख लगेगी मुझे किचन से कुछ खाने को मिल जाएगा। ये एक
आम फहम आप ये कह लो कि लैंग्वेज में लर्निंग को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जब आप लोगों से पूछते हो कि लर्निंग क्या है। लेकिन जब आप साइकोलॉजी में देखते हो कि लर्निंग क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट्स लर्निंग को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, relatively permanent change in behavior or knowledge due to experience. Relatively permanent change in behavior or knowledge due to experience. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आप कोई चीज लर्न करते हैं, वो चीज टेम्पररी नहीं होती। आप अनलर्न जरूर करवा सकते हैं, वापस उस चीज को रिवर्ट्स जरूर कर सकते हैं लर्निंग को, लेकिन ये चीज कुछ टाइम के लिए रहती है। बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि कुछ सेकंड्स हैं उसके बाद आपने जो लर्न किया है वो आपको वापस भूल जाएगा। जब हम रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी में आप इसमें दो चीजें निकाल देते हो। जैसे फर्ज करें कि आपका ड्रग का इफेक्ट, या आप ये कह लो जो टेम्पररी चेंजेस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक क्विज होता है, आपने बहुत पढ़ा, लेकिन आपको लगता है कि आप क्विज पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा, आप श्योर थे कि आपके पास नॉलेज भी है, लर्निंग भी है, लेकिन जब आपने क्विज अटेम्प्ट किया आप अच्छा नहीं पढ़ पाए। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फटीक फैक्टर हो सकता है, माइट भी आप पूरी रात जाग रहे हो, एक रीजन ये हो सकती है, फटीक का जो एलिमेंट था। सेकेंडली उसमें बाजुकात ये होता है कि आपने माइट भी कोई मेडिसिन ली हो, जैसे सेडेटिव, कोई एंटी एलर्जी टाइप कोई मेडिसिन ली है जिससे आपको नींद आ रही थी, जिस आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश नहीं था, आप परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे आपकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देती हैं। अगेन, इनमें से कोई भी ड्रग का इफेक्ट है, फटीक का इफेक्ट है, स्लीप डिप्रिवेशन का इफेक्ट है, इन सारे इफेक्ट्स को हम लर्निंग में कंसीडर नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक स्टूडेंट का क्विज अच्छा नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं आता। हम ये कहते हैं कि क्विज पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और इसकी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग पीछे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये वो टेम्पररी चेंजेस हो सकते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन का इफेक्ट यूजुअली टेम्पररी होता है, किसी ड्रग का इफेक्ट टेम्पररी होता है, फटीग का इफेक्ट टेम्पररी होता है, जो कि आपकी लर्निंग को इफेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह से एज रिलेटेड चेंजेस को हम लर्निंग में इंक्लूड एज सच नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे एक खास टाइम पे चलना शुरू करते हैं, एक खास टाइम पे बोलना शुरू करते हैं, जिसको आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हो, कि एक खास टाइम पीरियड है जिसमें आप मेजोरिटी बच्चों को देखते हो कि वो चलना, बोलना या क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। अब ये चीजें हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में डाल देते हैं कि एज के साथ, मेच्योरेशन के साथ ये चेंजेस उसमें आ रहे हैं, लेकिन इसको हम साइकोलॉजिस्ट लर्निंग में एज सच कंसीडर नहीं कर रहे होते। लर्निंग का इफेक्ट आपको कैसे नजर आता है? बाजुकात लर्निंग ऑब्जर्वेबल फॉर्म में नजर नहीं, बाजुकात लर्निंग आपको ऑब्जर्वेबल फॉर्म में नजर नहीं आएगी। कैसे? अगर अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस जरूरी नहीं होता कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हों, जब तक कोई इवैल्यूएशन कंडक्ट ना की जाए, आपसे जब तक कोई क्विज ना लिया जाए, आपसे जब तक कोई क्वेश्चन ना किया जाए, आपसे जब तक पेपर्स नहीं लिए जाएंगे, लर्निंग का ये इम्पैक्ट क्लियर नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में लर्निंग ऑब्जर्वेबल नहीं होती, चेंज आ रहा होता है। चेंज को जब तक इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका ना मिले, आपने एक स्किल सीख ली है, जब तक आप वो स्किल खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो स्किल सबके सामने नहीं आएगी। और यूजुअली आप मटेरियल कैसे लर्न कर रहे होते हो? बिहेवियरिस्ट्स का ये ख्याल है कि आप मटेरियल लर्न करते हो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट। आप अपनी एनवायरमेंट से आपका एक्सपोजर होता है, उसके बाद आप मटेरियल को लर्न करते हो। आप लोगों को एक और चीज याद होगी, हमने स्कूल ऑफ थॉट्स में भी कवर की थी। बिहेवियरिस्ट्स ये कहते हैं माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट, टेब्यूला रासा, टेब्यूला रासा। माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट, टेब्यूला रासा। टेब्यूला रासा का मतलब ये होता है कि माइंड एक ब्लैंक स्लेट है, और ब्लैंक स्लेट जब आप एनवायरनमेंट से आपका एक्सपोजर होता चला जाएगा, तो इस ब्लैंक स्लेट पे आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल फिलअप होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप
को आपकी एनवायरनमेंट बताती जाएगी कि किस तरह से आपने सरवाइव करना है या अडेप्ट करना है। ठीक है, तो लर्निंग में बेसिकली आप सिर्फ परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस को कंसीडर करोगे जो कि एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है। इस एसआर एसोसिएशन की मैं बात कर रही थी, ये फोकस है सारा लर्निंग थ्योरी का। जब आप लर्निंग की थ्योरीज की बात करते हो, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कितनी तरह की होती हैं लर्निंग की टाइप्स या थ्योरीज। तो हम एसआर पैराडाइम या एसआर एसोसिएशन की बात करते हैं। एस, कोई भी स्टिमुलस जो एनवायरनमेंट की तरफ से आ रहा है। स्टिमुलस क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने रिसीव किया है, आप ये देख रहे हो कि ऑर्गेनिज्म को ब्लैक में शो किया जा रहा है। बिहेवियरिस्ट्स का कहना यह है कि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। ब्लैक बॉक्स में जो भी चीज जाती है वो विजिबल नहीं होती है, और ऑर्गेनिज्म जो भी चीज रिसीव करेगा एनवायरनमेंट से वो उस वक्त तक विजिबल नहीं होगी जब तक वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आपने मेरा क्वेश्चन रिसीव किया, आपने क्वेश्चन को कंप्रीहेंड किया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो सारी हो रही है वो आपके माइंड में हो रही है। मुझे उस वक्त तक नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ कंप्रीहेंड किया है या आपने कुछ लर्न किया है जब तक आप मेरे क्वेश्चन पे मुझे रिस्पॉन्स शो नहीं करोगे। तो लर्निंग बेस ही इस चीज पे करेगी कि आप एनवायरनमेंट से स्टिमुलस रिसीव करते चले जाओगे एंड आप रिस्पॉन्स देते चले जाओगे। क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, लर्निंग विजिबल नहीं होगी, लर्निंग ऑब्जर्वेबल फॉर्म में किसी और के सामने नहीं आएगी। अब जब आप लर्निंग की टाइप्स की बात करते हो, इन्हें टाइप्स ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, इन्हें थ्योरीज ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो आपके सामने 5 मेजर टाइप्स आती है लर्निंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का टर्म साइकोलॉजी में लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। आपको कंडीशन कर दिया जाता है, आपको सिखा दिया जाता है कुछ खास पर्टिकुलर चीज जिसके बाद आप रिस्पॉन्स शो करते हो। लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो फोकस होगा हमारा, क्योंकि इतना सारा कुछ आपको बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ज्यादा फोकस मैं पहली 2 टाइप्स पे रखूंगी जिनकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो बाकी 3 टाइप्स हैं, लेटेंट, ऑब्जर्वेशनल एंड इनसाइट, ये आती हैं कॉग्निटिव लर्निंग में। इसमें कॉग्निशंस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनको जस्ट हम डेफिनेशंस के लिहाज से देखेंगे इन द एंड। अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग से। अगर मैं 1 लाइन में क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्क्राइब करना चाहूँ, बाद में हम बुकिश डेफिनेशंस को भी जरूर देखेंगे। लर्निंग बाय एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन, जो आप चीजों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके सीखते हो, वो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेसिकली लर्निंग बाय एसोसिएशन। जस्ट आपको 2-3-4 एग्जांपल्स देती हूँ, डेली लाइफ एग्जांपल्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपने देखा होगा कि कभी किसी टीचर ने अगर आपको डांट दिया, तो अक्सर डेली लाइफ में यही हो रहा होता है, स्टूडेंट्स सब वो वाला सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। ठीक, अक्सर अक्सर केसेस में आपने जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होता है किसी क्लास में, किसी ने आपको डांट दिया या किसी ने आपको कोई रिमार्क्स ऐसे दे दिए, एंड रिजल्ट क्या होता है, आप स्टूडेंट्स को अक्सर ये रिपोर्ट करते हुए देखा गया है कि फलां क्लास लेने का दिल नहीं चाह रहा या फलां क्लास लेने का कभी भी दिल नहीं चाहता। रीजन क्या होती है? हर केस में कंडीशनिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे केसेस में कोई ना कोई ऐसी एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो चुकी होती है जिसकी वजह से फिर आप ये रिपोर्ट करते हैं कि आपका क्लास लेने का दिल नहीं चाह रहा। इसी तरह से बाजुकात आपको कोई बहुत ज्यादा फेवरेट टीचर होता है, रीजन क्या होती है, एक कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली दिल करता है कि आप किसी खास क्लास को लें या आप किसी खास टीचर की क्लास लेना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा बाजुकात, फॉर एग्जाम्पल आपने कैफे से कुछ खा लिया और आपने नोजिया की फीलिंग्स हुई, या आप ये कह लो कि आपकी तबीयत खराब हो गई जिस भी रीजन की वजह से, ठीक है, आपने नोजिया फील किया या आपकी तबीयत खराब हो गई, एसोसिएशन बिल्ड हो जाएगी, आप ये लर्न कर लोगे। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, लर्न कर लेते हैं अब कैफे से फलां चीज दोबारा नहीं खानी। क्यों नहीं खानी?
पिछली दफा या 2 वीक पहले ये चीज खाई थी तो तबीयत खराब हुई थी। ये क्या है? ये एसोसिएशन। हम यूजुअली जब स्टाफ रूम में कुछ ना कुछ खाने का मंगवाते हैं और कभी कोई चीज हमारा भी अपना कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस होता है तो कम से कम अगले 1 मंथ तक कम से कम वो चीज स्टाफ रूम में दोबारा नहीं मंगवाई जाती। रीजन क्या होती है? आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी एक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं कि क्योंकि लास्ट टाइम वो चीज अच्छी नहीं थी तो शायद इस दफा भी वो चीज अच्छी नहीं होगी। इसी तरह से आपने ये देखा होगा कि अक्सर आपने अगर आप में से वो लोग जो कि क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल के फैन हैं, आपने देखा होगा प्लेयर्स ने कुछ कुछ खास तरह का कोई बैंड वगैरह समटाइम्स यूज करते हैं या कोई खास आप ये कह लो कि कोई खास शर्ट का नंबर यूज करते हैं या कोई कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन होती है। एक दफा अगर वो बैंड पहना हुआ उस मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया या गोल कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स ये कंडीशन डेवलप कर लेते हैं कि ये वो लकी बैंड है या ये वो लकी शर्ट है जिसकी वजह से लास्ट टाइम गोल किया था या लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म किया था। अब अगर वो शर्ट पहनी होगी या बैंड पहना होगा तो उनको ये लगता है कि दोबारा से मैच जीतना आसान होगा। ये क्या है? ये सब चीजें कंडीशनिंग है। अब आप ये देखो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस बैंड के पहनने या उस शर्ट को कैरी करने से नेक्स्ट टाइम भी अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकेगी, लेकिन आपका माइंड इस चीजों को एसोसिएट करना सीख जाता है। आप भी माइट भी आपने कोई एक खास ड्रेस पहना हो और उस दिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, आप लर्न कर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी प्रेजेंटेशन में इसी तरह का ड्रेस कैरी करना है क्योंकि इससे आपके लिए आसान हो जाएगा और शायद आप दोबारा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन की, कि हम किस तरह से चीजों को डेली लाइफ में एसोसिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह से कहा यह जाता है कि हम बहुत सारे जो फियर्स लर्न करते हैं, फोबिया फोबिया बेसिकली फियर की एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है। फियर फोबिया या आप ये कह लो जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी हम सीखते हैं, अक्सर उसकी बेसिस क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। अक्सर हम एसोसिएशन की वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स लर्न कर रहे होते हैं। आगे जाके मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देती हूँ। अब आप आओ जरा क्लासिकल कंडीशनिंग में कि एग्जैक्टली ये होती क्या है, इसमें स्टेप्स क्या क्या आते हैं। जब जब आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम आएगा, आपको इसमें एवन पेवलोव का नाम सुनने को मिलेगा। एवन पेवलोव बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरिस्ट है, जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। क्लासिकल कंडीशनिंग को आप रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग का नाम भी देते हो क्योंकि ये पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स पे बेस कर रही होती है। स्टिमुलस मिलता है तो आपको रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और पेवलोव के नाम की वजह से इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है। पहले मैं आपको मैं इसकी डेफिनेशन पे भी आऊंगी, इन डेफिनेशन को बाद में मैं ब्रेक भी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर करना चाह रही हूँ। पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। पेवलोव बेसिकली एक फिजियोलॉजिस्ट था, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ये फिजियोलॉजिस्ट था बेसिकली। और इसका काम इंटरनली ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना था, फिजियोलॉजी को स्टडी करना था। इसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। एक्सपेरिमेंट में ये देखना ये चाह रहा था कि स्लाइवा का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पे कह लो कि फूड की डाइजेशन में स्लाइवा का क्या रोल होता है। डॉग्स पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था। इसकी वजह से जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर से बना हुआ था। इसने डॉग्स के माउथ में एक ट्यूब इंसर्ट की हुई थी और उस ट्यूब का पर्पस ये होता था कि स्लाइवा को किसी जार में कलेक्ट किया जा सके, फूड प्रेजेंट किया जाए और स्लाइवा को कलेक्ट किया जा सके, और लेटर ऑन ये उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहा था। इस पर्पस के लिए डॉग्स को फूड प्रेजेंट किया जाता, मीट पाउडर। मीट ओमन में कुछ नीचे बनाती है, रेंज है मैंने कुछ इस पर्पस के लिए मीट पाउडर प्रेजेंट किया जाता था डॉग को, या आप ये कह लो कि फूड प्रेजेंट किया जाता था डॉग को।
फूड पाउडर प्रेजेंट करने के बाद, या आप ये कह लो कि मीट पाउडर प्रेजेंट करने के बाद या फूड प्रेजेंट करने के बाद स्लाइवा प्रोड्यूस होता था या सेलिवेशन होती थी। ये तो आप बिल्कुल इस तरह से देखो कि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स था कि आपको भी कोई अच्छी खाने की चीज, मजेदार खाने की चीज दे दी जाए तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से डॉग्स में भी देखा जा रहा था। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के साथ, जब कुछ टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू हुआ, तो पेवलोव ने ये ऑब्जर्व किया कि अभी डॉग को फूड नहीं दिया गया होता, मीट प्रेजेंट नहीं किया गया होता, और जैसे ही वो पर्सन जो कि डॉग को जो डॉग को फूड देता है वो कमरे में इंटर होता है, तो स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कह लो कि वो ट्रॉली जिसपे फूड रख के डॉग को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे ही वो ट्रॉली रूम में आती है, कोई खास तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे स्टील इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है, तो डॉग सेलिवेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और बावजूद इसके कि अभी फूड प्रेजेंट नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद पेवलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ा, रोल ऑफ सलाइवा जो वो स्टडी करना चाह रहा था उसको छोड़ दिया, और उसने कहा इसका मतलब ये है कि डॉग कुछ ना कुछ एसोसिएशन लर्न कर रहा है जिसकी वजह से वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। यानी होना ये चाहिए कि सिर्फ फूड मिलने पे सलाइवा प्रोड्यूस हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, डॉग जैसे ही देखता है कि लेबोरेटरी वर्कर जिसने फूड प्रेजेंट करना है वो इंटर होता है कमरे में, या कोई खास तरह का साउंड उस अपरेटस से प्रोड्यूस होता है जिस पे रख के फूड दिया जाता है, तो सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है। ये बेसिकली इसके एक्सपेरिमेंट की मेजर एक आप ये कह लो कि एक मेजर ब्रेक थ्रू था, जिसके बाद इसने अपना एक्सपेरिमेंट डाइवर्ट किया। अब आप जरा आओ इसके एक्सपेरिमेंट पे कि एक्सपेरिमेंट था क्या। इसके आपको 3 स्टेजेस मिलेंगी: बिफोर कंडीशनिंग, लर्निंग से पहले की स्टेज, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, लर्निंग करवानी कैसे है, एंड आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद वाला फेज। अब आप आओ जरा बिफोर कंडीशनिंग पे। बिफोर कंडीशनिंग यानी लर्निंग से पहले फूड प्रेजेंट किया, फूड के रिजल्ट में सेलिवेशन प्रोड्यूस हुई। अभी आपको इसमें ब्लू में लिखी हुई टर्मिनोलॉजीज नजर आ रही हैं। मैं टर्मिनोलॉजीज को साथ साथ साइड बाय साइड टच करने की कोशिश करती हूँ। फूड बेसिकली अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस कोई भी ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि एनवायरनमेंट से रिसीव किया जाता है, और उस अनकंडीशनड स्टिमुलस के रिजल्ट में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, विदाउट लर्निंग एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जिस तरह से बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, स्टिमुलस मिला आपको, वो हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस था, आप एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, आप एकदम से ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स शो करते हो। बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। आपको एनवायरनमेंट की तरफ से जो भी स्टिमुलस मिलता है आप उस पर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हो, और वो रिस्पॉन्स लर्निंग के बगैर होता है। अब जो एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिल रहा है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस एक ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि अनलर्नड रिस्पॉन्स होता है, विदाउट एनी लर्निंग जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। फूड मिला डॉग को, डॉग ने सेलिवेशन प्रोड्यूस की, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके सामने अफ्तारी के टाइम पे बहुत अच्छी खाने की चीजें रखती जाएं तो आपका भी दिल चाह रहा होता है, या आपको भी एकदम से भूख लगना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली एक नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल या अनलर्नड रिस्पॉन्स को, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसे कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अच्छा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, अब उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, अपना जो एक्सपेरिमेंट करा था उसको छोड़ के उसने एक बेल बजाई। बेल किसी भी तरह की, जैसे एक मेटालिक साउंड होता है, उसने बेल बजाई। उसने देखा बेल पे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, डॉग्स ने सेलिब्रेशन प्रोड्यूस नहीं की। हर ऐसा स्टिमुलस जिस पे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना हो उसको कहा जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस।
हर ऐसा स्टिमुलस जिसपे किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना हो। अब आप ये देखो, डॉग्स इस वक्त तक फेमिलियर नहीं थे कि बेल के बजाने से कुछ होगा। यही रीजन थी कि जब बेल बजाई गई तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये अब आपके सामने सिचुएशन है। फूड दिया तो डॉग ने सेलिब्रेशन प्रोड्यूस की। अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया गया तो सेलिब्रेशन प्रोड्यूस हुई, जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। बेल बजाई गई जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था। डॉग्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि डॉग्स को नहीं पता था कि बेल बजाने से कुछ होगा। अब आप चाहते हो कि आप डॉग को लर्न करवाओ, खुद से लर्न करवाओ। अब आपने क्या किया, आपने बेल बजाई। बेल बजाने के फौरी बाद आपने फूड दे दिया। अब फूड की वजह से सेलिब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगी। बेल बजी, बेल बजने के बाद ही फूड दे दिया गया। या आप ये कह लो कि हमेशा से एक ट्रॉली सी कमरे में मूव करती थी जब डॉग को फूड देना होता था। उस ट्रॉली का एक खास तरह का साउंड था, तो जैसे ही साउंड बजता उसके बाद डॉग को फूड दे दिया जाता और सेलिब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती। इस स्टेप के बाद आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों, जब आप दो स्टिमुलाई को एक साथ प्रेजेंट करते हो, जब आप दो डिफरेंट स्टिमुलस एक साथ प्रेजेंट करते हो, तो आप चाहते हो कि आप उनके दरमियान एसोसिएशन डेवलप करो। आप उन दोनों स्टिमुलस को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, रिलेट करना चाहते हो। आपने कंडीशनिंग में यहाँ पे आप चाहते ये थे कि डॉग ये लर्न कर जाए कि जब जब बेल बजेगी फूड लाजमी प्रेजेंट किया जाएगा। अब बेल बजती, फूड मिल जाता, इसकी वजह से स्लाइवा प्रोड्यूस होता। सेलिब्रेशन यानी फूड को देखते साथ ही स्लाइवा दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता, सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाती। आपने न्यूट्रल स्टिमुलस लिया जो कि बेल थी। आपने अनकंडीशनड स्टिमुलस लिया जो कि फूड था, और आपने इन दोनों की पेयरिंग करने की कोशिश की। पेयरिंग करने के लिए आपको काफी दफा एक सिमिलर चीज रिपीट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि एक या दो दफा करने से वो चीज एस्टेब्लिश हो जाए। आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट में कोई 10-15 टाइम्स बेल बजती, बेल के फौरी बाद फूड दे दिया जाता और सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता। अब आप ये देखो, जब डॉग को या किसी भी पेट एनिमल को आप एक खास तरह से ट्रीट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करने लगेगा। एग्जैक्टली यही हुआ यहाँ पे। आपने जब दोनों चीजों को, बेल एंड फूड को पेयर कर दिया, तो डॉग ये लर्न करने लगा कि जब जब बेल बजेगी मुझे फूड लाजमी दिया जाएगा। बेल इस केस में न्यूट्रल स्टिमुलस था, फूड इस केस में अनकंडीशनड स्टिमुलस था। आपने दोनों को एसोसिएट कर दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि आप डॉग को ये लर्न करवा रहे थे कि बेल बजने के पूरी बाद फूड लाजमी प्रेजेंट किया जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, अब आपने सिर्फ बेल बजाई लेकिन फूड प्रेजेंट नहीं किया। बेल साउंड की, बेल बजाई गई लेकिन फूड नहीं दिया गया। डॉग ऑटोमेटिकली, ये आपका जो सेकेंड फेज था ड्यूरिंग कंडीशनिंग का, जहाँ पे आप लर्निंग करवा रहे थे, जहाँ पे आप दो चीजों को एसोसिएट करवा रहे थे, डॉग ने ये लर्न कर लिया कि बेल बजेगी तो फूड लाजमी मिलेगा। इसलिए बेल के साउंड सुनते ही, बावजूद इसके कि फूड प्रेजेंट नहीं किया गया था, सेलिब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। सेकेंड स्टेप में आप दोनों चीजों को एक साथ प्रेजेंट कर रहे हो। बेल, बेल के फौरी बाद फूड, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग को कोई आप 5-10-15 टाइम्स यही सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, यही प्रोसीजर दोबारा से दोबारा रिपीट करोगे, तो डॉग्स ये लर्न कर लेंगे कि बेल के साउंड पे बेसिकली उन्हें फूड मिलेगा। इसीलिए जब आप नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ बेल प्रेजेंट करोगे तो बेल के रिजल्ट में भी वो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। अब वो जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, बेल थी, जिसपे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आपने बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया तो उन्होंने बेल पे भी सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। बेल, अब सिर्फ बेल पे सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि बेल इनिशियली न्यूट्रल थी, कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, लेकिन अब बेल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, सलाइवा का रिस्पॉन्स। इसलिए थर्ड स्टेप पे जाके जब बेल ये टेंडेंसी एक्वायर कर लेगी कि वो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, तो आप बेल को कहोगे कंडीशनड
स्टिमुलस। यहाँ पे ये ऐसा स्टिमुलस है जो कि पहले न्यूट्रल था, कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त ये कंडीशनड स्टिमुलस है, इसने ये टेंडेंसी गेन कर ली है कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। एंड देन सेलिब्रेशन, अब ये जो है ये एक लर्नड रिस्पॉन्स है। मीटिंग सेशन का टाइम एंड हो रहा है, मैं दोबारा से आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं।